ओए, तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है भैया? हेलो, हाँ जी, कौन? वैभव? अब शिवम, चल कोई बात नहीं। देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, ठीक है भैया? आज आगे बढ़ रहे हैं भैया, लॉ ऑफ इनर्शिया से आगे, ठीक है भैया? तो स्टार्ट करते हैं भैया टॉपिक। देखिए भैया, लिखो भैया, लिखना चालू करो फटाफट जल्दी से। अबे अभी जब डेरिवेशन आएगी तब नहीं लिखने दूंगा, अभी लिखने। ओए, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, डाल दिए लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। प्लीज बोलिए भैया, प्लीज, ठीक है? लीनियर मोमेंटम होता है क्या भैया? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या भैया ये? इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? लीनियर मोमेंटम कहते हैं, ठीक है भैया? ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया? फोर्स लगाया, ये मास था, इसके पास वेलोसिटी आ गई, v आ गई, क्या गया? ये फोर्स F था, इस मास के ऊपर लगाया, इसके अंदर क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। तो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? मोमेंटम। क्या कहते हैं भैया? आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं वेलोसिटी क्या होती है? उतनी ज्यादा आती है, यानी मोमेंटम क्या होता है उसका? जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे वेलोसिटी क्या होगी? उतनी ज्यादा आएगी, और वेलोसिटी जितनी ज्यादा आएगी मोमेंटम इस बॉडी का क्या होगा? उतना ही है भैया। तो इसका मतलब मैंने कल बताया था कि जो मोमेंटम होगा डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया? फोर्स होगा। जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा बॉडी को क्या होगा? यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स आएगा। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स आएगा। और इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? मोमेंटम कहते हैं। हीरो इधर देखिए, कॉपी बाद में करिए, ठीक है? ठीक है, तो मैंने बोला भैया इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया? लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्या भैया? मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है? मैंने कहा भैया जो लीनियर मोमेंटम होता है वो बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का क्या होता है भैया? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है भैया? प्रोडक्ट होता है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भैया? एसआई यूनिट क्या होगी भैया? मास की क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या होती है? मीटर। डायमेंशन क्या होगा इसका भैया? केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम, MLT -1। बता दो भैया वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर कैसी क्वांटिटी भैया? वेक्टर क्वांटिटी। कई बार इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आता है, तो ये ध्यान रखना, P वेक्टर इक्वल्स में क्या होता है? MV वेक्टर। मास स्केलर है, मास क्या है भैया? तो इसके ऊपर आप वेक्टर नहीं लगा सकते, यानी मोमेंटम जो वेक्टर है वो किसकी वजह से वेक्टर है? वेलोसिटी की वजह से वेक्टर है। समझ गए भैया? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर कितने टाइप ऑफ मोमेंटम है? देयर आर 3 टाइप ऑफ मोमेंटम। एक होता है पॉजिटिव मोमेंटम, जब बॉडी के ऊपर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जब बॉडी के ऊपर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उस वक्त जो मोमेंटम आता है वो कैसा होता है भैया? पॉजिटिव। अबे बढ़ाया ना मोमेंटम। अगर मोशन की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो जो वेलोसिटी है बढ़ेगी, वो क्या होगी? वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं भैया पॉजिटिव मोमेंटम है। क्या है भैया? ठीक भैया। आप देखिए दूसरा मोमेंटम क्या भैया? नेगेटिव मोमेंटम। नेगेटिव मोमेंटम जब आता है जब मोशन ऐसे हो रही हो और आप फोर्स उल्टा लगा रहे हो तो वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इस केस में मोमेंटम क्या होता है भैया? आपका नेगेटिव माना जाता है। और एक होता है जीरो मोमेंटम, जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया तो बॉडी की वेलोसिटी, समझ गए भैया? बॉडी आपकी क्या है भैया? रेस्ट में है। बॉडी आपकी क्या है भैया? जीरो मोमेंटम, यानी बॉडी आपकी क्या है भैया? वेलोसिटी क्या है भैया? जीरो है। तो इसका बॉडी का मोमेंटम क्या होगा? जीरो। पॉजिटिव मोमेंटम जो बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है, नेगेटिव मोमेंटम जो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और भैया समझ गए भैया? चलो भैया फटाफट लिखो, जल्दी करो, 1 मिनट। तो मोमेंटम होगा ना मास इनटू वेलोसिटी,
कांस्टेंट मोमेंटम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव। ओए नहीं भैया, नहीं भैया, तो मैंने बोला भैया अगर किसी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ ऑफ मोमेंटम, ग्राफ ऑफ मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ध्यान रखना यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको पता भी लगने वाली है। आपको पता भैया वी नो मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू में mv, क्या होता है भैया, अगर हम मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं, मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हैं, तो मास को चेंज कर दे या वेलोसिटी को चेंज कर दे। एक नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिर केस में आप पता लग जाएगा तुमको। मैंने कह दिया, ध्यान दीजिए भैया, मैंने कह दिया इफ मास इक्वल्स टू में कांस्टेंट, मतलब एक बंदे को मैंने फिक्स कर दिया। एग्जांपल आपने बहुत बार देख रखा होगा कि भैया देखिए एक कोई किसी गेट का दरवाजा तोड़ना है, किसी उसे कमरे का दरवाजा तोड़ना है, ठीक है भैया, तो पहले हम, ओ भाई प्लीज, पहले एक बंदा आता धीरे से टकराता है गेट में, पहले एक बंदा आता धीरे से टकराता है और गेट का दरवाजा नहीं टूटता, फिर वही बंदा तेज भागता हुआ आता है और गेट का दरवाजा क्या होता है, टूट जाता है। इसका मतलब मास तो उस बंदे का फिक्स है ना, पहले केस में, दूसरे केस में, दोनों केस में मास वही है, लेकिन उसने क्या किया, अपने मोमेंटम को इंक्रीज करने के लिए अपनी वेलोसिटी क्या कर दिया, ये भैया, यानी अगर मास कांस्टेंट कर दिया जाए, मास को फिक्स कर दिया जाए, तो मोमेंटम को उसकी वेलोसिटी बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है, समझ गए भैया। तो मैंने क्या किया, मास को कांस्टेंट कर दिया, तो मोमेंटम क्या है भैया, डायरेक्टली देन मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या भैया, वेलोसिटी। यानी आप किसी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उसका मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर उसका मास क्या भैया, नहीं बढ़ सकता, उसका मास अगर नहीं बढ़ सकता, तो आप उसके मोमेंटम को उसकी वेलोसिटी बढ़ा करके बढ़ा सकते हो, समझ गए भैया। एग्जांपल दिया मैंने आपको, फोर्स का इफेक्ट तेज चलने वाले आदमी के पास क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लो चलने वाले आदमी से, ठीक है भैया। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचते हो, ये रहा मोमेंटम और ये रहा भैया वेलोसिटी, तो ग्राफ क्या होगा, ऐसा जाएगा। कब, जब आपने क्या किया, मास को कांस्टेंट कर रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ठीक है, केस नंबर 2, दूसरा केस, मैंने क्या कर दिया भैया, मास वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, तो मैंने क्या किया भैया, एक काम करते भैया, एक दीवार तोड़नी है, पहले मैंने साइकिल से टक्कर मारी 2 मीटर पर सेकंड से, दीवार नहीं टूटी, ट्रक से टक्कर मारी 2 मीटर पर सेकंड से, दीवार क्या होगी, टूट गई। रीजन क्या था, इफेक्ट, देखिए फोर्स कब ज्यादा लगा, जब ट्रक आया, इसका मतलब उसके पास मोमेंटम क्या था भैया, ज्यादा था। यानी मास बढ़ा करके भी आप मोमेंटम को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। ट्रक के केस में किया मैंने, दोनों की वेलोसिटी को, साइकिल की वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड रखा, लेकिन मास क्या था, ट्रक का ज्यादा था, इसलिए उसका मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा, और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी क्या है उसका, ज्यादा आएगा। यानी मास को बढ़ाकर सो मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया, मास होगा। और इस केस में जो ग्राफ बनेगा मोमेंटम और मास का, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। और तीसरा ग्राफ बन रहा, थर्ड, ठीक है भैया, हमने क्या कर दिया, मोमेंटम फिक्स कर दिया, इस बार क्या कर दिया, मोमेंटम ही फिक्स कर दिया। मतलब मोमेंटम ज्यादा नहीं, मैंने कहा साइकिल का भी उतना मोमेंटम है और ट्रक का भी उतना ही मोमेंटम है, मतलब दोनों टकराने के बाद दीवार गिरा रहे हैं, अंतर क्या होगा, तो ये बताएगा मुझे। साइकिल का मास तो कम है, उतना ही मोमेंटम, ट्रक के बराबर मोमेंटम लाने के लिए उसको वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, तो साइकिल के बराबर मोमेंटम क्रिएट करने के लिए उसको अपनी वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी, बहुत कम करनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको देखिए, अभी एक सुई अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से टकराती है भारत से आके, तो पूरे भारत का नाम निशान खत्म कर देगी, क्योंकि उसका मोमेंटम इतना ज्यादा रहेगा, उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा रहेगी। ठीक है, चीजों के मास मोमेंटम पे डिपेंड करती है ना, तो भैया मोमेंटम तो हम किसी भी तरीके से बढ़ा दें, ठीक है भैया। चलो भैया देखिए, तो मोमेंटम क्या होता है भैया, पी क्या होता है, एम बी, ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, तो वी क्या हो गया, के अपॉन में एम, के क्या है भैया, कांस्टेंट है, हटाओगे तो वी इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया। अगर मैंने बोल दिया ट्रक और साइकिल का मोमेंटम सेम है, तो भैया साइकिल के केस में उसका मास क्या होता है, बहुत कम होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, इनवर्सली है भैया। और ट्रक का मास क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो वेलोसिटी क्या होगी भैया, बहुत कम। तो आप जब ग्राफ खींचोगे मोमेंटम को कांस्टेंट करके मास और वेलोसिटी के बीच में, तो जब मास ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या होगी, जब मास कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, मास और कम तो वेलोसिटी। तो आप देख रहे हो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है भैया। कब मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, मास को कम कर दिया वेलोसिटी बढ़ गई, मास को और कम कर दिया वेलोसिटी और बढ़ गई, मास को और कम कर दिया वेलोसिटी और बढ़ गई। मोमेंटम फिक्स करके अगर आप अलग अलग चीजों को देख रहे हो, आपके पास 15-20 चीजें हैं,
15-20 चाहिए। आपने कहा भैया सबका मोमेंटम सेम होना चाहिए, तो आप समझ जाना भैया जिस बॉडी का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि सबका मोमेंटम क्या है, एक जैसा है। कॉपी करो भैया। ठीक है भैया। तो साइकिल का और ट्रक का मोमेंटम हो जाइंट, साइकिल और ट्रक का मोमेंटम क्या है भैया, सेम है। तो मतलब क्या है, साइकिल का मास क्या है, कम है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ट्रक का मास क्या है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, समझ गया। चली गई तो चली गई, अब कब तक ध्यान करेगा उसे, कब तक रोता रहेगा। आगे बढ़, मूव ऑन कर, मूव ऑन कर भाई। गोली अबे कॉपी खो गई थी इसकी, उसी की याद में खोया रहता है। भैया देखिए, हम मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। आज पहले तीनों लॉ कराएंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है भैया, फर्स्ट लॉ में केवल डिस्कशन है, डेरिवेशन नहीं है। सेकंड लॉ से सारा कुछ मामला स्टार्ट होगा आपका डेरिवेशन का, तब आपको लिखने नहीं दिया जाएगा, घर पे कॉपी करूंगा। ठीक है भैया, लिखिए भैया। देखिए, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए भैया, क्या है। अच्छा देखिए, a body cannot change its initial state, a body cannot change its initial state by itself, a body cannot change its initial state, इनिशियल स्टेट मतलब रेस्ट हो तो रेस्ट में रहेगी। अर्णव गोस्वामी दो बेटा, नहीं इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट कुछ भी हो सकती है, रेस्ट हो सकती है, मोशन होती है, या डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है भैया, एंटिल पंटिल लिखवा रहे हम। ठीक है, a body cannot change its initial state in the absence by itself, in the absence of, by itself लिख दिया भैया, by itself in the absence of external force। कह रहा भैया अगर आपका बाहर किसी प्रकार का फोर्स नहीं रहा तो बॉडी अपनी स्टेट को अपने आप से चेंज नहीं कर सकती। सेकंड रूल, सेकंड लॉ किसी को याद नहीं रहता, कहता भैया देखिए, चुप हो जा, ज्यादा फोर्स तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, कम फोर्स तो बॉडी का मोमेंटम। तो लिखे भैया सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, the rate of change of momentum of a body, ये लिखना, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied, proportional to the force applied. The rate of change of momentum is directly equal to the force applied. जरा इसको चित्र में देखिए भैया, एक बॉडी का मोमेंटम क्या था भैया, P1 था, इसके ऊपर फोर्स लग गया F, और इसका मोमेंटम क्या हो गया भैया, P2 हो गया। क्या हो गया भैया, P2 हो गया, बदला मोमेंटम। टाइम यहाँ पर क्या था भैया 0, और यहाँ पे टाइम क्या हो गया t, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा t, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है भैया P2 माइनस P1, और चेंज इन टाइम कितना है भैया t है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखते हैं भैया, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या होता है भैया, रेट ऑफ, इसे पढ़ते क्या भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है भैया, तो कहता है भैया जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है भैया, फोर्स के। कैसे, अब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो मोमेंटम हो सकता है बढ़ जाए, तो चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अब ये मोमेंटम कम होगा, ये बढ़ जाएगा ज्यादा, अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये कम रहेगा, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, चेंज क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और आपको पता है जब ज्यादा फोर्स लगाते हो तो टाइम क्या होता है, बहुत कम लगता है। तो अगर ये चीज कम हो जाए और ये चीज बढ़ जाए तो फोर्स क्या होगा,
रेट ऑफ चेंज, भाई ये कैसे बढ़ सकता है, ये चीज कैसे बढ़ सकती है जब ये ज्यादा है और ये कम है। ये ज्यादा कब आ सकता है, जब ज्यादा फोर्स लगाओगे, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, और टाइम चेंज होने में टाइम भी क्या लगेगा, आराम से लगाओ। जो जो ठेली पहली होती है, ठेली वेली होती है तो उस पर आराम आराम से फोर्स लगाते हैं तो धीरे धीरे मोमेंटम चेंज होता है उसका। रेलगाड़ी देखा है, ठीक है भैया। लेकिन बुगाटी वेरोन, बुगाटी चेरोन, 3-4 गाड़ी है, तो भैया ये क्या हुआ, उनका इंजन का पिकअप क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत फोर्स लगाता है, बहुत ज्यादा टॉर्क क्रिएट करता है, तो इसलिए उनकी वेलोसिटी होती है, बहुत जल्दी से अपनी वेलोसिटी करते हैं, चेंज करते हैं, बहुत ज्यादा मोमेंटम आता है। चलिए रेट, चुप हो जा, मुद्दे पे बात कर बेटा, ऐसे फालतू की बात। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके पूछ रहा भैया, फोर्स के। इंजन जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतनी ज्यादा गाड़ी का क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कॉपी करो, कर ले रे क्या है। हमारे स्कूल में एक सर थे, ये स्कूल में हमारे सर थे, बाबू अपमान कर रहे हो तुम हमारे सर का क्या ब्रो। यार देखिए अभी बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। देखिए ओए सुन लीजिए, ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा इसने, और ये एग्जाम में 99% आता है कि व्हाई पुल इज इजियर देन पुश। नहीं, इसका खतरनाक रीजन पता लगेगा आपको इसी चैप्टर में, थर्ड लो के आस, ठीक है। पेट कर, अभी रिजोल्यूशन तो आएगी आपको, ठीक है, तो बाद में पता लग जाएगा, फ्रिक्शन पढ़ते वक्त ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओए देखिए थर्ड लो लिखिए भैया, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, एक्शन इक्वल्स टू में रिएक्शन, एक्शन इक्वल्स टू में, ब्रैकेट में लिखो, बट अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन की बात है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, अब डाल दीजिए हेड टॉपिक, मतलब मेन टॉपिक डाल दीजिए भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अभी सही पढ़ेंगे अभी, ठीक है भैया। अबे ये 3 लॉ थे, लिखवा दिए, अब पहला लॉ पढ़ने आ रहे हैं डिटेल में। अरे अभी नहीं समझ में आएगा, फ्रिक्शन करने दो, उसके बाद समझ में आ जाएगा। एक केस में क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन कम होता है, एक केस में ज्यादा होता है। जिस केस में कम होगा उसमें वो पुल वाला केस होता है, और पुश वाले केस में ज्यादा होता है, ठीक है। तेरे को पुश भी कराया जाएगा कहने से ज्यादा। चलो भैया, मुद्दे पे आओ भैया, लिखिए भैया, ठीक है। अब लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लिखिए भैया, लिख लीजिए, अ बॉडी कैन नॉट चेंज, दोबारा से लिख लीजिए इस लॉ को, दोबारा लिखिए, अ बॉडी, अबे तो क्या हुआ भैया, अभी से डिटेल में पढ़ेगा। अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, a body cannot change its state by itself in the absence of external force, in the absence of external force. A body cannot change its state by itself in the absence of external force. लिखिए नीचे लिखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंसिस्ट विथ 3 पार्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंसिस्ट विथ 3 पार्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंसिस्ट विथ 3 पार्ट। न्यूटन फर्स्ट लॉ में भैया कितने पार्ट है भैया, 3 पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट लिखिए, अ बॉडी एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट remain at rest, remain at rest in the absence of, in the absence of external force, in the absence of external force. If we want to move, if we want to move, if we want to move, then we have to apply external force on it, then we have to apply external force on it.
external force on it. लिखिए अगला सेकंड पार्ट लिखिए भैया. A body is in motion, remain in motion. A body in motion, remain in motion. A body in motion, remain in motion. In the absence of external force. In the absence of external force, if we want to move the body, if we want to move the rest, stop the body, na? If we want to stop the body, then we have to apply external force opposite to the direction of motion. If we want to stop the body, then we have to apply external force. Then we have to be apply external force opposite to the direction of motion. Opposite to the direction of motion. लिखिए भैया थर्ड पार्ट. अबे भाई तो तेरे को थोड़ा ना पता 3 पार्ट कौन से है? पता था इससे पहले? नहीं पता. अब तो ये नहीं पता था कि तीनों पार्ट है इसके. तू लॉ ही समझता था, एक ही सिंगल पार्ट समझता था. ठीक है, लिखिए भैया. A body, if a body moves along a straight line, if a body moves along a straight line, remain in straight line, in the absence of external force, if we want to change the direction of the motion, then we have to apply external force. मतलब बगैर फोर्स के डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती. समझ गए भैया? If we want to change the direction of motion, then we have to apply external force. लिखिए भैया, ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया. ठीक है भैया, अब लिखिए शो दैट, नहीं अगला टॉपिक है, सब टॉपिक है. शो दैट, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो. ठीक है भैया, ये टॉपिक है. शो दैट फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स. 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 ये शो कीजिए कि भैया आपका जो फर्स्ट लॉ है वो फोर्स को डिफाइन कर रहा है. ठीक भैया, अभी आपको पता है भैया फर्स्ट लॉ क्या कहता है भैया कि कोई बॉडी अपने आप से अपनी स्टेट को चेंज करनी है तो हमें एक एक्स फैक्टर लगाना पड़ेगा जो उसकी स्टेट को चेंज कर दे. वो एक्स फैक्टर क्या है? फोर्स. क्या है भैया? तो फोर्स क्या है भैया? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी बॉडी की स्टेट को क्या करे भैया? चेंज कर देता है. विदाउट फोर्स हम किसी की स्टेट को चेंज. तो फोर्स फर्स्ट लॉ को डिफाइन कर रहा है. फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर रहा है कि फोर्स एक ऐसी एजेंसी है जो कि बॉडी की स्टेट को क्या करती है भैया? ठीक भैया, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ बॉडी, according to first law of motion, a body cannot change its state. A body cannot change its state by itself. A body cannot change its state by itself. A body cannot change its state by itself. ठीक है? If we want to change the state of the body, तो
तो अब कर लेगा डिफाइन? भाई तुझे पता है लेकिन तू कर नहीं पाएगा, बता रहा हूं मैं लिखवाने से पहले। इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, if we want to change the state of body, then we have to apply external force. Then we have to apply external force. अगले लाइन से लिखिए, so external force is an agency, so force is an external agency. So force is an external agency. देखिए कौन है? So force is an external agency which change the state of body. So force is an external agency which change the state of body. मैंने बोला भैया फोर्स क्या है भैया? फर्स्ट लॉ कहता है कि बगैर किसी बाहरी फोर्स के हम किसी भी स्टेट के चेंज को बॉडी की स्टेट को नहीं चेंज कर सकते। तो इसका मतलब फोर्स क्या है भैया? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो बॉडी की स्टेट को क्या करता है भैया? चेंज करता है। Hence the first law define force. Hence the first law define force. देखिए भैया, show that first law define law of inertia. So that first law define, नहीं क्वेश्चन आता है सर। So that first law define law of inertia. देखिए भैया, according to first law, देखिए भैया, according to first law, a body cannot change its state, please. A body cannot change its state in the absence of external force. ठीक है? And according to law of inertia, रख दे, रिप्लाई कर दूंगा। ठीक भैया, according to law of inertia, ठीक है, a body cannot change its state by itself. इनर्शिया केवल इतना ही कहता है, फोर्स के बारे में नहीं बताया था इनर्शिया में। ठीक है भैया, a body cannot change its state by itself. ठीक है, यही डिफरेंस है। फर्स्ट लॉ में फोर्स बताया था और इनर्शिया में फोर्स नहीं बताया था। ठीक है, बात सेम है। ठीक है भैया, देखिए, here both are same, यहां दोनों क्या है भैया? समान है। So first law define law of inertia. देखिए भैया, write down the 6 example of first law of motion. Write down the 6 example of first law of motion. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे आपको 6 एग्जांपल लिखने हैं। 6 एग्जांपल लिखने हैं भैया, किस पे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। ठीक है भैया, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, आपको लिख के लाना है। ठीक है भैया, देखिए जब आप नॉर्मली आपने पहले तो मैंने 2 एग्जांपल, बस वाला एग्जांपल दिया था आपको भैया,
वो सब फर्स्ट के अंदर भी आता है, जो इनर्शिया पे आते हैं वो फर्स्ट पे आते हैं। कुछ और एग्जांपल है भैया कि अरे भाई प्लीज, भैया एक, जब आप क्या कहते हैं कि भैया वो पानी वाला कपड़ा होता है, जब पानी से भीगा रहता है कपड़ा, जब उसको झटकना होता है तो झटकते हो, तो झटकने से पता क्या होता है कि पानी के पास का पानी के ड्रॉपलेट्स क्या होती है, सब रेस्ट में होती है। एकाएक जब आप जर्क मारते हो तो कपड़ा क्या होता है, मोशन में आता है, ड्रॉपलेट्स क्या होती है, रेस्ट में रह जाती है, और कपड़ा और ड्रॉपलेट्स क्या होती है भैया, अलग अलग हो जाती है। ये फर्स्ट प्ले है, क्योंकि ड्रॉपलेट्स क्या थी भैया, रेस्ट में थी, ठीक है, तो रेस्ट में ही रही, ठीक है भैया। वो एक आएगा सडनली, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, अलग अलग फोर्स से एडहेसिव फोर्स चिपकी हुई है। खैर आगे बढ़ेगा एडहेसिव फोर्स हुआ, और भी बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जांपल है भैया। कॉइन वाला एग्जांपल याद है, कॉइन वाला, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखते हैं, उसके बाद कार्डबोर्ड पे मारते, उंगली मारते हैं, तो कार्डबोर्ड क्या होता है भैया, आगे निकल जाता है, और कॉइन क्या होता है भैया, नीचे। कॉइन की स्टेट क्या होती है, रेस्ट में होती है। हम जब उसको मोशन में लाते तो रेस्ट में रहता है, क्या होता है, अपनी जगह पे गिर जाता है, और कार्डबोर्ड क्या होता है, आगे निकल जाता है। ऐसे कम से कम घोड़ा, जब एकाएक घोड़े पे बैठ रहे हो, घोड़ा एकदम भागने चालू करता तो आप पीछे की तरफ, क्योंकि आपकी स्टेट क्या है भैया, रेस्ट है। मतलब ये वही है, सारा एग्जांपल वही से ओरिएंटेड है, ठीक है भैया। तो आपको 10 एग्जांपल लिख के लाना है, सेकंड लॉ चालू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है भैया। टाटा बाय बाय। 6 हाँ बिल्कुल, अब ताकि पढ़ के आओगे तो याद ही हो जाएगा आपको।